नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज से 15 साल पहले पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने हमारी संसद पर हमला किया था। 13 दिसंबर 2001 का वो दिन ये देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये देश की संप्रभुता और लोकतंत्र के मंदिर पर हमला था। लेकिन दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला अधिकारी, संसद में निगरानी करने वाले 2 सुरक्षा गार्ड सहित 9 लोगों ने अपनी जान देकर उस दिन देश के मान सम्मान को बचाया, हमारी संसद को बचाया। लेकिन आज संसद हमले की बरसी पर हमें ऐसी खबर सुनने को मिली है जो देश को गुस्सा दिलाने वाली है, और उस देश के लिए शर्मनाक है जो आए दिन आतंक के जख्म सहता है। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी के परिवार को मुआवजा दिया जा रहा है, जिसका भाई बुरहान वानी पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी आकाओं के पेरोल पर भारत के टुकड़े करने वाली सोच के साथ आतंक फैला रहा था। आज खबरदार में सबसे पहले हम इसी बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। एक आतंकवादी के परिवार को मुआवजा देना, ये पूरी दुनिया में सिर्फ इसी देश में ही हो सकता है। खालिद वानी, जिसका भाई बुरहान वानी कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा चेहरा बन गया, जो खुद भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हिजबुल जैसे आतंकी संगठन का हमदर्द और अंडर कवर एजेंट रहा है। उसके मारे जाने के 1 साल के बाद उसके परिवार को मुआवजा देने की तैयारी चल रही है। It was a routine case among the 140 odd cases. There is nothing special about it, who was and who was not. It is not the case of who he was or he is not. Based on the preliminary reports, we have tentatively cleared it. बुरहान वानी के भाई खालिद वानी की कहानी क्या है, ये हम आपको आगे जरूर बताएंगे। लेकिन उसका भाई बुरहान वानी कौन था, ये बताने की जरूरत नहीं है। बस सुन लीजिए कि कश्मीर में आतंक का जहर फैलाने के लिए बुरहान वानी भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद से कैसे मीठी मीठी बातें करता था। ये दुश्मन की साजिशें अल्लाह ताला नाकाम कर दे। हम दुआएं करते हैं इंशाल्लाह, और काम भी जो भी करना है इंशाल्लाह सब करेंगे अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह करेंगे। बस आप बुजुर्गों की दुआ होनी चाहिए। चलो आज तो हमारी तौबा कबूल हो गई कि हम नाचीज़ों को भी आपसे बात करने का मौका मिला। लेकिन आज बात बुरहान वानी की नहीं है, आज बात खालिद वानी की है, जिसका नाम उन 17 लोगों की लिस्ट में 9वें नंबर पर है, जिसे जम्मू कश्मीर में पुलवामा का जिला प्रशासन आतंकवादी घटनाओं में मारे जाने के बाद मुआवजा देने जा रहा है। अखबारों में छपवाया गया ये पब्लिक नोटिस उस देश की असली हकीकत बयां कर रहा है, जहां आए दिन आतंकी हमलों में हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। 25 साल का खालिद वानी आतंकी बुरहान वानी का बड़ा भाई था, जिसे 13 अप्रैल 2015 को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। खालिद वानी इग्नू से पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा था। सेना के मुताबिक खालिद वानी हिजबुल के लिए काम करता था। खालिद के परिवार का दावा था कि वो पिकनिक के लिए गया था, बाद में उसकी लाश जंगल में मिली और उसे टॉर्चर करके मारा गया। अब प्रशासन उसके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा या एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की तैयारी कर रहा है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में मुआवजा देने की शर्त यही है कि आतंकवादी घटनाओं में या सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में मारा गया व्यक्ति आतंकवादी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि खालिद वानी के मामले में इसे अनदेखा किया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो फिर एक आतंकवादी के परिवार को क्यों मुआवजा देने का ऐलान किया गया। राज्य सरकार ने आतंकवादियों को कंपनसेशन देने का कोई मूव किया, कोई कदम उठाया आतंकवादियों को कंपनसेशन देने का, हम इसका विरोध करेंगे। वीरों को कंपनसेशन दी जाती है, जो देश की सुरक्षा के लिए, एकता और अखंडता के लिए देश की जो खतरा होते हैं, उनको कंपनसेशन नहीं दी जाती है, उनको गोलियां दी जाती हैं। खालिद वानी के मामले में मुआवजे से जम्मू कश्मीर सरकार में सहयोगी बीजेपी खुद को अनजान बता रही है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के मीडिया सलाहकार का बयान आया है। I think it is an administrative matter which is ongoing and that's it. We should not stretch it beyond that. इस मामले में जिला प्रशासन कह रहा है कि वो पिछले साल के केस निपटा रहे हैं, जो पिछले 5 महीने की हिंसा की वजह से लटके हुए थे। मुआवजे के लिए किसी नाम पर कोई आपत्ति नहीं, तो हफ्ते भर में बताया जा सकता है। इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है उसकी बुनियाद पर जो है हमने इसको जो है टेंटेटिवली जो है डाल दिया है इन द क्लियरेंस, बट इट इज टेंटेटिवली, इट इज नॉट अ फाइनल तभी जो है ऑब्जेक्शन वगैरह मांगते नहीं। अगर आप ऑब्जेक्शंस मांगते हैं अखबार वगैरह में, इट मींस
क्योंकि ये अभी पूरी तरह से जो है फाइनल नहीं हो चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ खालिद वानी के परिवार को मुआवजे का नहीं है। सवाल यह है कि आतंकवादियों के परिवार को 4-4 लाख रुपए या नौकरी बांटने की नीति क्यों जम्मू कश्मीर में चल रही है? क्या ये मुआवजा और नौकरी आतंकवाद को इनाम देने जैसा नहीं है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर भला जम्मू कश्मीर में आतंक खत्म भी होगा तो कैसे? और क्या इसी तरीके से ये देश आतंकवाद से लड़ पाएगा जिसने वर्षों से आतंक के जख्म सहे? आज संसद हमले की बरसी भी है जहां नेता लाइन लगाकर खड़े थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी दिन देश को यह सुनने को भी मिल रहा है कि इसी देश में आतंकवादी के परिवार को देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा बांटा जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी इस तरह से नहीं लड़ सकता। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। जिस खालिद वानी के परिवार को मुआवजा देने की तैयारी कर ली गई है वो खुद हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। उसका भाई बुरहान वानी उस हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था जिसका मुखिया पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के सेफ हाउस में रहता है और भारत के टुकड़े करने की कस्में खाता है। खालिद वानी और बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी खुद आतंकवाद का खुला समर्थन करता है और भारत के खिलाफ जिहादी आतंक की बातें करता है, जिसके लिए वो अपने 100 बेटे कुर्बान करने की भी बात कर रहा है। ऐसे आतंकवादी और हिंसक विचार वाले लोगों के लिए किसी तरह की हमदर्दी कैसे हो सकती है? आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसमें समझौते की जरा सी भी गुंजाइश या किसी तरह की नरमी दिखाने से आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। खबरदार में अब बात नोट बैन की, जिसमें पिछले 35 दिन से लोग कैश के लिए परेशान हैं, लेकिन नए नोटों की सप्लाई जनता की जगह जुगाड़बाजों तक हो रही है। सवाल यह है कि क्या पिछले 35 दिनों के अंदर बैंकों में सेटिंग के अदृश्य काउंटर खोले गए, जिसमें आपके लिए आने वाले बैंक नोट से सेटिंग कर लेने वाले लोग उड़ा कर ले गए? पिछले कई दिनों से नए नोटों की गड्डियों के साथ पकड़े जा रहे लोगों को देखकर आज रिजर्व बैंक हरकत में आया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए आज कुछ निर्देश दिए हैं। बैंकिंग एसोसिएशन ने भी स्पेशल टीम बनाई है जो हर बैंक ब्रांच में हुई गड़बड़ी को पकड़ेगी, क्योंकि अगर नोट जनता तक नहीं पहुंच रहे तो बैंकों के अंदर बड़ा खेल किया गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि जिन नोटों को पब्लिक तक पहुंचना चाहिए वो नोट बीच में ही कैसे इन लोगों के हाथ लग जा रहे हैं जो देश के अलग अलग शहरों में हजारों, लाखों और करोड़ों रुपए के नए नोट के साथ हर दिन पकड़े जा रहे हैं। ये मुंबई से आई लेटेस्ट तस्वीर है जिसमें 2 लोगों के पास से 23,70,000 के 2,000 के नोटों की गड्डियां पकड़ी गई। ऐसा लगता है कि बैंकिंग सिस्टम में सेटिंग का एक अदृश्य काउंटर बना है। गुवाहाटी में एक बिजनेसमैन के घर से 1,54 लाख रुपए के नए नोट पकड़े गए हैं। बड़ोदरा में एक बिजनेसमैन के घर से 13 लाख रुपए के 2,000 के नए नोट पकड़े गए हैं। मुंबई में 2 जगहों से 5 लोगों के पास से 33 लाख रुपए के 2,000 के नए नोट पकड़े गए हैं। बेंगलुरु में एक हवाला ऑपरेटर के पास से 5,70,00,000 रुपए के नए नोट पकड़े गए हैं। बेंगलुरु में इसी रैकेट के 7 लोग 93 लाख रुपए के 2,000 के नए नोट के साथ पकड़े गए हैं। अंबाला में रेलवे स्टेशन पर 4.5 लाख रुपए के 2,000 के नए नोट के साथ 2 लोग पकड़े गए। जयपुर में 15% कमीशन पर नोट बदलते 3 लोग 58 लाख रुपए के नए नोट के साथ पकड़े गए। जयपुर में ही एक बैंक का सीईओ खुद के बैंक में काले धन को सफेद करने में जुटा था। इसके पास से 1,56,00,000 रुपए मिले, जिसमें 1,38,00,000 के नए नोट थे। ये सिर्फ पिछले 24 घंटे में पकड़े गए नए नोटों से जुड़ी कुछ खबरें ही हैं, लेकिन इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नोटबंदी में बैंकिंग सिस्टम के अंदर सेटिंग के अदृश्य काउंटर के जरिए बड़ा खेल किया गया, जिसमें नए नोटों की सप्लाई जनता से ज्यादा जुगाड़बाजों के लिए हो गई। लेकिन रिजर्व बैंक आज जाकर जागा है। There are always elements who would have behaved otherwise than what is expected of them, and we are keeping a constant vigil on the same. We have issued elaborate instruction to all the bank managements to do the central data checking, and whenever they find any inconsistency, it should be pursued further through their internal audit mechanism. रिजर्व बैंक ने बैंकों को भेजे जाने वाली करेंसी को ट्रैक करने और रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने को कहा है। बैंकों से कहा गया है कि वो अपनी सभी ब्रांच में नई सीरीज के नए नोट का पूरा ब्यौरा रखें।
बैंकों से कहा गया है कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक ब्रांच और करेंसी स्टोर में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सेफ रखें, जिससे करेंसी स्टोर या फिर बैंक ब्रांच में हेराफेरी करने वालों को एजेंसियां पकड़ सकें। 3 दिनों की छुट्टी के बाद बैंक खुले, लेकिन दिल्ली के करोल बाग इलाके में सिंडिकेट बैंक के बाहर जब सुबह से लोग कतारों में खड़े हुए थे तो अचानक से उनके सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि अंदर से अब इनको थोड़ी देर और रुकने के लिए यहाँ पे कहा गया है। वजह क्या है, हम इन्हीं लोगों से पूछे। तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? ये कह रहे कंप्यूटर खराब होगा। सर्वे डाउन है। आज पैसे देने के वो आया ना, सर्वे डाउन बता रहे हैं अभी तो, और अभी सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ पर। आज 3 दिन के बाद बैंक खुले, लेकिन करेंसी वाली किस्मत नहीं खुली। एटीएम से लेकर बैंक तक कैश की वही परेशानी आज भी बनी रही। लेकिन जिस तरह से नए नोट पकड़े जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पब्लिक की करेंसी किसी ने बीच में ही उड़ा दी, क्योंकि कोई भी बैंक या एटीएम से इतनी रकम निकाल नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कैश निकालने की लिमिट तय है। करंट अकाउंट वाले के लिए भी हफ्ते भर में सीमित रकम निकालना तय है। यानी साफ है कि जुगाड़बाज अपना नोट वाला खेल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े लोगों की मिलीभगत से कर रहे हैं। All the banks, all the branches, almost 99.99% of the employees have been working very diligently and honestly. A few bad employees cannot be representative of the industry. दिल्ली के चांदनी चौक में एक्सिस बैंक के कुछ कर्मचारी पिछले दिनों पकड़े गए हैं। एक्सिस बैंक में हेराफेरी की कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। ऐसे कई बैंक और उनकी ब्रांच हो सकती है जिसमें इस तरह से सेटिंग करके आपके लिए आ रहे नए नोट बीच में ही उड़ा लिए गए। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक का भी एक ऑफिसर पुराने नोट को नए नोट में बदलने के आरोप में पकड़ा गया है। बेंगलुरु में आरबीआई के माइकल नाम के इस अधिकारी पर आरोप है कि उसने 1.5 करोड़ के पुराने नोट नए नोट में बदलवाने में मदद की थी, जिसे सीबीआई ने धर दबोचा है। नोटबंदी के बीच बैंकों के अधिकारियों के पकड़े जाने के साथ साथ नए नोट डकैतों के पास भी मिल रहे हैं। आज हैदराबाद में पुलिस ने 10 डकैतों के एक गैंग से 52 लाख रुपए की नई करेंसी जब्त की है। सवाल यही है कि आपके नोट पर हो रही इस डकैती को सिस्टम कैसे रोक पाएगा। यह सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो बैंकों में हुए नए नोट के खेल के खिलाड़ियों को पकड़े, क्योंकि जनता की कैश वाली किल्लत के असली गुनहगार और नोटबंदी के मिशन में विलेन बने लोग यही हैं। दिल्ली से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम आपको ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाले जुगाड़ मैकेनिकों की जमात को बेनकाब करने वाले 8 एपिसोड दिखा चुके हैं, जिनमें जूलर्स से लेकर हवाला कारोबारी तक, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर बाबाओं तक को हमने बेनकाब किया है। और अब आप ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक्स के खिलाफ आज तक की मुहिम का नवा एपिसोड देख रहे हैं, जिसमें आज हम अलग अलग राजनीतिक दलों के उन नेताओं को बेनकाब करेंगे जो नोटबंदी के दौर में ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक बनकर मुनाफा कमा रहे हैं। आज तक की अंडरकवर टीम ने जिन नेताओं को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, उनको बारी बारी से बेनकाब करने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं से करते हैं। ये आज तक का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा है। काले धन को सफेद करने की राह में राजनीतिक दलों के दफ्तर बने ब्लैक मनी के अंडरग्राउंड बैंक। काले धन के जुगाड़ मैकेनिक राजनीतिक दलों के नेताओं के चेहरे बेनकाब। ये है वीरेंद्र जाटव, मायावती की पार्टी बीएसपी की गाजियाबाद जिला यूनिट का अध्यक्ष। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने बीएसपी के पार्टी दफ्तर में जाकर वीरेंद्र जाटव से मुलाकात की और खुद को बिजनेसमैन बताकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जुगाड़ पूछा। वीरेंद्र जाटव तो जैसे तैयार बैठा था, डीलिंग सीधे कमीशन के रेट से शुरू हुई। बताओ भी कितना बोलो ना, बताओ। मिनिमम 10 शेयर कर देंगे। लेकिन बदला कर जाएगा, आपके पास 35-40% हो गया, 40% से कम का नहीं होगा। 40% पे हो जाएगा। 40 कैश तुमको क्या चेक आरटीजीएस हो जाएगा या चेक होगा? तुम्हारा 40 में हैंड टर्न हो गया नगद। कम नहीं हुआ है थोड़ा? इससे कम नहीं होगा, वो तो 1 घंटे में निपट जाएगा मामला।
10-25 तक हो जाएगा। 25,000 बात करूँगा, 10 तो कराएगा, 10 हो जाएगा। बीएसपी के नेता वीरेंद्र जाटव के दावों को सरल भाषा में समझाएं तो 10 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए 40% कमीशन लगेगा। 10 करोड़ के पुराने नोट के बदले 6 करोड़ रुपए के नए नोट नगद मिल जाएंगे। ब्लैक मनी को व्हाइट करने की डीलिंग पूरी होने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों में ब्लैक मनी के अंडरग्राउंड बैंक खोलकर बैठे नेताओं को बेनकाब करने के लिए आज तक की अंडरकवर टीम ने जाल फैलाया तो जुगाड़ मैकेनिक फंसते चले गए। टीटू यादव उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का नेता है, जो खुद को समाजवादी पार्टी की नोएडा महानगर यूनिट का सदस्य बताता है। सुनिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए उसके पास क्या ऑफर है। हमारे यार अगर है कोई जुगाड़ आपके तो 50% का चलो, मतलब पुराने वाले नोट चलो नए क्या मिलेंगे, कितने दिन में मिलेंगे? 40% 45 तो कैश हैंड टू हैंड हो जाएगा। अगर मैं 1 करोड़ दूँ तो मिल जाएगा हैंड टू हैंड। हाँ मैं करा दूँ। करा दूँ कहाँ? पार्टी से। टीटू यादव हाथों हाथ ब्लैक मनी को व्हाइट करने का दावा कर रहा था, लेकिन ये दावा किसके दम पर किया गया, ये बात हमें तब समझ में आई जब हम समाजवादी पार्टी के एक और नेता से मिले। कुलदीप यादव समाजवादी पार्टी का युवा नेता होने का दावा करता है, लेकिन उसकी बातों से लगा कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में मास्टर आदमी है, क्योंकि उसकी तो सीधे बैंक में सेटिंग है। अब एकदम बैंक वाले में तो पैसे की दिक्कत आएगी ना, एकदम 4-5 करोड़ रुपए हमें लेके लगे इस टाइम तो कितना परसेंट? 20% पे हो जाएगा। 20% पे हो जाएगा। बिल्कुल कर रहे हैं, सामने चल के तुम्हारी बात करवा देंगे। आज तक के खुफिया कैमरे में ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक बने समाजवादी पार्टी के 2 नेता रिकॉर्ड हुए, जिनके दावे के मुताबिक करोड़ों रुपए के पुराने नोटों के बदले हाथों हाथ नए नोटों में पेमेंट हो जाएगी। हाथों हाथ पेमेंट के लिए 40% का कमीशन कटेगा। बैंक से पुराने नोटों के बदले करोड़ों रुपए के नए नोट बदल जाएंगे। बैंक से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का कमीशन 20% होगा। बैंक अधिकारियों से सीधे डीलिंग भी करवाई जा सकती है। आपने देखा कि कैसे यूपी की रूलिंग समाजवादी पार्टी के नेता नोटों की ब्लैक मार्केटिंग के मास्टर बने हुए हैं। इसके बाद आज तक की अंडरकवर टीम ने दिल्ली का रुख किया और हमारी मुलाकात हुई कांग्रेस के एक नेता से। हम लोग फंड शेयर देंगे तो हमारे पास मतलब जो लोन मिल जाता है ब्लैक पे 1500 का, ठीक है। उसके बाद अगर हमें लगता है ये कॉन्फिडेंट है, ठीक ठाक उन्होंने लौटा दिया, उसके बाद हम बड़ा अमाउंट करेंगे, ठीक है। कांग्रेस नेता तारिक सिद्दीकी से हमारी मुलाकात दिल्ली में अकबर रोड पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर के अंदर हुई, जिसने एक एनजीओ के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का ऑफर किया। मैं एक आध और चैनल है मैं देखता हूँ, अगर अभी मैं भी वैसे डेट श्योर नहीं हूँ, बंदा बता रहा कि मेरे पास है, मेरे से कहा था किसी ने कि सर अगर कोई है तो बता देना, मैं उससे भी देखता हूँ, अगर हो जाए तो उसमें भी किसी खामखान जाना। कांग्रेस नेता तारिक सिद्दीकी की ट्रिक ये थी कि वो अपनी पार्टी के लिए सामान की खरीद के फर्जी बिल बनाएगा। फर्जी बिलों के जरिए हमें पेमेंट की जाएगी। बिल में सामान की कीमत ज्यादा लगी होगी। इस तरह हम बिना कुछ सामान बेचे फर्जी बिलों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में बदल लेंगे। समझ लो 50,000 पैसे तो 1 लाख दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? कैसे मतलब मान लो हमने 50,000 खर्च कर दिया, ये 1 लाख का बिल दिखाएंगे ना, कैसे करेंगे? ये भी तो व्हाइट आएगा हमारे तो कैसे आएगा? हमें शो कैसे करेंगे? बिलिंग ज्यादा करवाएंगे, हाँ बिलिंग ज्यादा कराएंगे तभी तो आपका नहीं आएगा, तभी तो आपको देने में क्या वो हो रहा। फिर तो नेचुरली अगर हम मान लो अगर हम वो ला रहे हैं कोई चीज ली है हमने, अगर वो ला रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उन्हें उनके बिल ला के देंगे तो वो उसी तरह से वो बिलिंग ज्यादा होगी, एक्सिड बिलिंग होगी, तभी तो उसी में तो आपका निकलेगा। सिर्फ 20% करे 30% करेगा तो। राजनीतिक गलियारों में काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों की हमारी तलाश जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के नेता खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड होते जा रहे थे, जिनके पास ब्लैक मनी को व्हाइट करने के नए नए जुगाड़ों की कोई कमी नहीं थी। के आशीष और सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। नोटबंदी के दौर में जब तमाम राजनीतिक दलों के नेता नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तब उनमें से कई राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिनके नेता चोरी चुपके ब्लैक मनी को व्हाइट करने के जुगाड़ मैकेनिक बने बैठे हैं।
ऐसे ही दलों में शामिल है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो महाराष्ट्र की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके अध्यक्ष शरद पवार हैं, जो देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि एनसीपी के दिल्ली दफ्तर में बैठे नेता कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट करने के ऑफर दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों की तलाश में हमारा अगला पड़ाव था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का दिल्ली दफ्तर, जहां हमारी मुलाकात हुई रवि कुमार से। नाम रवि कुमार, राजनीतिक दल एनसीपी, पद महासचिव दिल्ली प्रदेश। एनसीपी के दिल्ली प्रदेश के महासचिव रवि कुमार से हमारी मुलाकात पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में हुई। रवि कुमार हमारे काले धन को सफेद करने में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रहे थे। बात कमीशन की जो थी। दूसरा ये प्रपोजल है कि आप मतलब हम बड़ा अमाउंट 1 CR तक आपको दें, ठीक है, तो वो हमें रिटर्न करवा दें, ठीक है, 20 या 30% जो भी आपका हो। ये था। कब चाहिए सर? हमारा तो मुसीबत है, आज ही करवा। ले आओ सर, आप ले आओ, अभी ले आओ। अच्छा, 70% की जिम्मेदारी मेरी, सर पर चेक कटवा के दूंगा। और बोलो। डील फाइनल करने की बात आई तो एनसीपी के महासचिव रवि कुमार ने अपने अध्यक्ष के गुणगान शुरू कर दिए। मोस्ट वेलकम है, आप आ जाओ, करवा दूंगा। और मैं आपको ले चलूंगा अध्यक्ष साहब के पास। इनको अध्यक्ष साहब के पास? अध्यक्ष साहब हमारे 600 करोड़ के मालिक है जी, ठीक है। मैं जो भी 30% के उनको बोल के आपको करवा के और मिला देना कोई। अब सवाल यह था कि रवि कुमार ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे करेंगे। उनका प्लान सुनिए। तो एक काम करेंगे ना, हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज मैं बात बताऊं, इस काम को शुरू कर लेते हैं क्योंकि इसको नफी इलेक्शन भी आ रहे हैं। इनको हायर कर लेंगे हम। हाँ, वही हायर कैंपेनिंग के लिए वो सीए करवा देगा। हाँ, इलेक्शन कैंपेन बनवा के हमने इस कंपनी को हायर किया है कि ये हमारे दिल्ली के अंदर प्रचार करेगी। दैट्स इट। प्रेसिडेंसी को लेकर इसको कैंपेनिंग इलेक्शन एनपीडी, जबकि हम लोग करेंगे नहीं सर। आप मैं कर लूंगा सर कैंपेनिंग। एनसीपी के महासचिव रवि कुमार की प्लानिंग ये थी कि वो हमें दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए हायर करेंगे। इसके लिए एक अथॉरिटी लेटर पार्टी की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागजों पर होगा। इसके बदले में हमें पेमेंट दी जाएगी। रवि कुमार की बातों में सच्चाई जांचने के लिए हमने एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कंवर प्रताप सिंह से मिलने की शर्त रखी तो रवि ने हमारी मुलाकात फिक्स कर दी। नाम कंवर प्रताप सिंह, पार्टी एनसीपी, पद अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। ये कंवर प्रताप सिंह हैं एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। हमने पेमेंट का तरीका पूछा तो उसने डिटेल में समझाना शुरू किया। समझाता है आपको नहीं, ये थोड़ा सा 2 मिनट दिक्कत थी। ये तो सर परसेंटेज हम 20% चाहते हैं रिटर्न। अगर 1 CR दें तो हमें 80 मिल जाएंगे, 80 लाख। तो ये कर लेगा अपने आप। ठीक है, आप इनको बता देंगे जो भी होगा, जो करना करो। और सर एक चीज और, ये कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में नहीं सर, थोड़ा किस तरीके से मिल जाएगा? जैसे पॉलिसी आएगी गवर्नमेंट की, मैं अगर गवर्नमेंट ने जितना अलाउ करेंगे तो उससे ज्यादा काम से करोगे। अगर विड्रॉवल जितना अलाउ करेंगे उतना ही तो विड्रॉ कर सकते हो। चेक से तो हो जाएगा, चेक से तो विड्रॉल में कोई दिक्कत नहीं। चेक से भी एकदम पूरा नहीं होगा, वो भी पार्ट ऑफ पेमेंट पार्ट में होगा। क्योंकि हम बल्क आना और बल्क जाना में थोड़ी दिक्कत होती है, और आप भी समझते हो। अब हम अच्छी तरह समझ चुके थे कि नोटबंदी के दौर में जब काले धन रखने वाले अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तब कई राजनीतिक दलों के नेता ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक बनकर घूम रहे हैं। के आशीष और सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। राजनेता वो होता है जो हर बात में अपना फायदा ढूंढ लेता है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह नोटबंदी के दौर में अपना फायदा ढूंढ लेने वाले नेताओं की जमात एक्टिव हो चुकी है। वैसे आपको बता दें कि ब्लैक मनी से राजनीति का नाता उतना ही पुराना है जितना कि राजनीति का इतिहास। इसके कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 1900 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से 400 से ज्यादा दलों ने आज तक कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को शक है कि ये राजनीतिक दल काले धन को सफेद करने के लिए बनाए गए हैं। वैसे ब्लैक मनी को व्हाइट करने के जो जुगाड़ राजनीतिक दल कर सकते हैं वो शायद ही कोई और कर सकता है, और ऐसा करने की इजाजत खुद हमारे देश के कानून देते हैं, जिनके मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल को 20,000 रुपए तक के चंदे की रकम का स्रोत बताना जरूरी नहीं होता। यानी इसे आप राजनीतिक दलों की अज्ञात स्रोत से हुई आय कह सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के साल 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों की कुल आय का 69.3% इन्हीं अज्ञात स्रोत से आया था। जब नियम ही इतने आसान होंगे तो राजनीतिक पार्टियों को ब्लैक मनी इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। सच यह है कि जब तक पॉलिटिक्स में पैसे की नदियों का रास्ता नहीं रोका जाएगा तब तक देश में ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई सफल नहीं हो सकती। यानी पॉलिटिक्स में मनी पावर का दी एंड करना होगा, और इसके लिए भारत को अमेरिका से सीखना चाहिए। अमेरिका में कोई व्यक्ति चुनाव के वक्त राजनीतिक उम्मीदवारों को $2,700 यानी करीब 1,80,000 रुपए से ज्यादा की पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकता। भारत में पॉलिटिकल डोनेशन की रकम की कोई लिमिट तय नहीं है। अमेरिका में राजनीतिक पार्टियां एक व्यक्ति से एक साल में $5,000 यानी 3,40,000 रुपए से ज्यादा दान नहीं ले सकती। भारत में ऐसा भी कोई नियम नहीं है। अमेरिका में राजनीतिक संस्थाएं $100 यानी करीब 6,800 रुपए से ज्यादा कैश डोनेशन ले ही नहीं सकते। भारत में राजनीतिक दल कितने भी कैश डोनेशन ले सकते हैं। अमेरिका में $50 यानी 3,400 रुपए से ज्यादा की डोनेशन पर स्रोत का खुलासा करना कानूनन जरूरी होता है। भारत में यह रकम 20,000 रुपए है। अमेरिका में जो व्यक्ति एक साल में $200 यानी 13,600 रुपए से ज्यादा की पॉलिटिकल डोनेशन देता है, अमेरिका का इलेक्शन कमीशन उसका रिकॉर्ड रखता है। भारत में ऐसा भी कोई नियम नहीं। जाहिर है, जब तक पॉलिटिक्स और पैसे का काला गठजोड़ तोड़ने के लिए कड़े नियम नहीं बनेंगे तब तक पॉलिटिक्स में पैसे की नदियां यूं ही बहती रहेंगी, वरना नोटबंदी जैसे कड़े फैसले भी राजनीति में ब्लैक मनी के घालमेल को रोक पाने में नाकाम साबित होंगे, जिसके सबूत हमने आज आपको दिखाए। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।